इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं वैद्युत धारा। वैद्युत धारा पूरे अंत तक आपको मेरे साथ बने रहना है, पूरे अंत तक, ठीक है, तभी आनंद आएगा। तो वैद्युत धारा में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जिसे वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश। और वैद्युत आवेश होता क्या है एक्चुअल में? वैद्युत आवेश जो होता है किसी भी पदार्थ का वह भौतिक गुण होता है जब किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के पास में रखा जाता है तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को क्या करेगा, या तो आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा। क्यों भाई? ये फिनोमिना होती है, जनरली व्यवहारिक जीवन में भी होती है। क्यों भाई? तो वैद्युत आवेश में क्या करेंगे? वैद्युत आवेश जो है पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसमें कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के संपर्क में रखा जाता है तो वह एक दूसरे को आकर्षित अथवा क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। बात समझ गए? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, ठीक है। अब बात क्या है, धनात्मक जो आवेश होंगे, मान लो एक ये है और दूसरा ये है, दोनों धनात्मक हैं और ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। रिपल्सन क्या करेंगे? रिपल्सन। का मतलब होता है प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी रिपल्सन करेंगे, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी रिपल्सन करेंगे, और दोनों नेगेटिव हैं तो भी रिपल्सन करेंगे। अब समस्या ये है कि अट्रैक्ट कब करेंगे ये एक दूसरे को? अट्रैक्ट तब करेंगे जब अपोजिट हों, अपोजिट साइन वाले। अपोजिट साइन के होंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये हुआ, अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का होना चाहिए, माइनस का, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? और तब जब इनमें जो एक फोर्स डेवलप होगा वो फोर्स होगा अट्रैक्शन फोर्स। जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? अट्रैक्शन, ठीक। और अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो जो इनके बीच लगेगा जो फोर्स वो रिपल्सन फोर्स होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि मान लो एक कांच की छड़ है, एग्जाम्पल के लिए दे रहे, कांच की छड़ का मतलब जानते हो, और या एक कांच की छड़ दूसरी आबनूस की छड़,
आबनूस की छड़, या एक कांच की छड़, एक आबनूस की छड़ है, एक बिल्ली की खाल है, ठीक है, तो इनमें भी अट्रैक्शन होगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है एक्चुअली में? इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो 1 सेकंड में जो भी धारा फ्लो होगी, एक करंट में जो भी आवेश फ्लो होगा, जो भी आवेश फ्लो होगा उसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी कि 1 सेकंड में फ्लो चार्ज, 1 सेकंड में फ्लो चार्ज जो होता है वो क्या कहलाता है? वैद्युत धारा कहलाता है। क्लियर है? वैद्युत धारा कहलाता है। और वैद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध पैदा करता है वो कौन होता है? रेजिस्टेंस। वैद्युत धारा के मार्ग में, वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करने वाला, उत्पन्न करने वाला कारक रेजिस्टेंस कहलाता है, यानी प्रतिरोध कहलाता है, रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं। क्लियर है? ठीक है ना? अब जो किसी भी सर्किट में अगर धारा प्रवाहित होती है तो उसके साथ जो आवेश जाता है वो जाता है Q बराबर N। क्या जाता है? Q बराबर N। जहां Q जो होता है वो चार्ज होता है, N जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो E है इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू फिक्स रहती है, ये वैल्यू क्या होती है? फिक्स रहती है। दूसरा जो होता है वो Q बराबर होता है IT। Q बराबर क्या होता है? IT। तो जो Q बराबर एक NE है हमारा और दूसरा Q बराबर IT है, क्योंकि इसमें I है इसमें T है और ये दोनों इक्वल है तो NE बराबर क्या हो जाएगा? IT। अर्थात अगर मुझे I निकालना होगा तो हम लिखेंगे NE/T। बोलो। और जो धारा होती है, जो करंट होती है, उसको जो मेजर करते हैं, करंट को क्या में मेजर करते हैं? एम्पियर, एम्पियर में। अब मापते किस में है? मापते कौन से? इसका मीटर, जो इसका मापक होता है वो होता है अमीटर। क्या होता है? अमीटर। क्या होता है? अमीटर। ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत? जो टाइम है, टाइम को काय में मापते हैं? लिखेंगे। क्लियर है? और जो चार्ज है इसको काय में नापते हैं? कूलम। बोलो इतनी इसमें किसी को समस्या? लिखेंगे आप लोग? लिख लें। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बात हो रही है वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है हमेशा संरक्षित रहता है, कंजर्वेशन कहते हैं इसे, कंजर्वेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें होता क्या है इलेक्ट्रिक कंजर्वेशन ऑफ लॉ में कि आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, ये हमेशा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर किया जाता है। ये है कंजर्वेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है? यानी जिसे कहें वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम। ठीक है? वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम। अगर लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक
कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बोलो ठीक। तो इसमें होता क्या है, इसमें यही चीज होती है कि आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। ये क्या करता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। मान लो एक पदार्थ ये है और दूसरा पदार्थ ये है, इससे इसमें और इससे इसमें, है ना। एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है। अगर इसे जरूरत है तो इधर जाएगा, इधर जरूरत है तो इधर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज यहां पर आती है कि जो आप जानना चाहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी भी पार्टिकल को ले जाया जाए, वो या तो आकर्षण का अनुभव करे या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, या तो रिपल्शन का करे या फिर अट्रैक्शन का काम करे, तो वो क्या कैसा क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है। क्या मैंने कहा, मैंने ये कहा कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को ले जाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का क्या करे, अनुभव करे, अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। अब करेगा तो होगा क्या, E बराबर सूत्र जो होता है F अपन क्यू होता है। E बराबर F अपन क्यू। F का मतलब आप समझ रहे हैं, ये फोर्स है और ये क्या है, चार्ज। ये चार्ज और ये क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सही है, नहीं क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब अगर मुझे इसकी यूनिट लिखनी हो तो मैं क्या लिखूं, क्योंकि फोर्स जो होता है उसे न्यूटन कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, कूलम कहते हैं। क्यों भाई, तो न्यूटन और कूलम, इसका मतलब न्यूटन प्रति कूलम। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात ये आती है कि जो वैद्युत विभव होता है वो क्या है, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव में क्या होता है कि एकांक धनात्मक आवेश को आवेश ही नहीं, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश जैसे कहें, ठीक है, आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ, देखो अगर मान लो यहां पर कोई धनात्मक परीक्षण आवेश है Q0 और इस बिंदु तक हम ला रहे हैं B तक, ठीक है,
तो यहां से यहां तक लाने में, यहां से यहां तक लाने में हमें कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। तो वो जो होता है वो B बराबर W/Q या W बराबर QB होता है। बात समझ में आई? ये इसके बाद आगे बात करता हूँ, नोट कर ले। हाँ, जानते हो कंडक्टर के बारे में? कंडक्टर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। हाँ, कंडक्टर। और कंडक्टर का मतलब होता है चालक। और चालन भी दो तीन प्रकार के। नंबर 1 इसमें सुचालक, दूसरा कुचालक, और तीसरा अर्धचालक। सुचालक को क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर होता है ये। और ये बैड कंडक्टर। और इसको कहते हैं सेमी कंडक्टर। जो हमारी प्लेट है या जो सोलर पैनल है इसमें सेमी कंडक्टर होता है। पहले बात समझ। गुड कंडक्टर का ये मतलब होता है जिस किसी भी सर्किट में अगर धारा का प्रभाव कराया जाए तो उसमें आसानी से धारा का प्रभाव हो, वो क्या कहलाता है? सुचालक। आसानी से। कुचालक आप कितनी भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करें, कुछ भी करें, लेकिन उसमें धारा का कोई भी प्रभाव ना हो, वो क्या कहलाता है? कुचालक। जैसे अगर मैं बात करूं प्लास्टिक, जैसे अगर मैं बात करूं लकड़ी, ये सब बैड कंडक्टर है। अर्धचालक क्या होता है? रुक रुक के धारा का प्रभाव होता है ना? एकदम से नहीं, एकदम से अगर धारा का प्रभाव होता है तो सुचालक में। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीजें होती हैं, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। क्लियर है? कोई दिक्कत? सुचालक में जो विभव होता है वो हमेशा निम्न से उच्च की ओर, तब वो उसे कहा जाएगा पॉजिटिव। क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है? उच्च से निम्न की ओर तो उसे उसमें जो बनता है उसमें बनता है निगेटिव। क्या बनता है? निगेटिव। और जिसमें बिल्कुल हो ही ना, पोटेंशियल ही ना हो, तो उसमें जीरो होता है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? समझ में आ रही है ना बात? अब जैसे हमने एक क्वेश्चन मान लो हम ले लें, या हम ये कहें कि एक कूलाम के आवेश को, अच्छा एक चीज और होती है इसमें, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम और देख लो, फिर क्वेश्चन लगाते हैं। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम जानते हो क्या होता है? कूलाम लॉ बोलते हैं इसे। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोलते हैं? दो स्थिर बिंदु आवेश, मान लो एक, ऐसे समझो, एक ये आवेश है, एक ये आवेश है। बात को समझने की कोशिश करो। ठीक, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, दोनों आवेश है। इसे कूलॉम्स लॉ कहते हैं। अब इनके बीच की जो दूरी होगी वो r होगी। तो नियम क्या कहता है? पहला तो ये कहता है कि जो फोर्स लगेगा वो ऐसे दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जिसे कहें प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा अगर मैं कहूं कि F अनुक्रमानुपाती 1/r², जो बीच की जो डिस्टेंस है उसके कैसे होता है? इनवर्स। ठीक है, और वो भी स्क्वायर में। अब अगर मान लो मैं दोनों को मिला दूं तो ये बन जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r²। तो अनुक्रमानुपाती का अगर चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे K, Q1 Q2 बटे r²। क्लियर है? कोई दिक्कत? और K की जो वैल्यू लगाएंगे हम वो होती है 1/4πε0। अब अगर मैंने लगा दिया यहाँ पे तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²।
और जो एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये वायु या निर्वात की क्या होती है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, वैद्युतशीलता। इसका मान भी होता है एक्चुअल में, लेकिन वो हम इंटर में पढ़ाते हैं, इसमें कोई जरूरत है नहीं यहाँ पर। बस इतना समझे, कूलाम को जो नियम होता है, कूलाम से लागू होता है, वो दोनों जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उन इलेक्ट्रिक चार्ज के कैसे है, इस तरीके से डिस्टेंस के ऐसे है। अगर दोनों नियमों को अगर मैंने बना दिया तो ये बन गया, इसको हटाया तो के बन गया, के की वैल्यू ये होती है, और ऐसे लगा दिया तो ये क्या बन गया, एक कूलाम से लागू हो गया। कूलाम के नियम में मैंने ये बताया, डेफिनेशन ऐसे मैं बताऊं, उसका नियम ये कहता है दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश का मतलब दो अलग अलग जगह है, एक Q1 है एक Q2 है, दोनों स्थिर जो बिंदु आवेश हैं दो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो मैंने ये कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा या तो अट्रैक्शन फोर्स लगे या फिर रिपल्शन फोर्स लगे, कोई भी लगे, और दोनों की जो मात्राएं होंगी उनकी मात्राओं के गुणनफल, गुणनफल का मल्टीप्लाई, तो दोनों को मल्टीप्लाई कराई, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि मैंने नियम में ये लिख दिया है। क्लियर है? अगर आप चाहें तो एक लंबा, अगर चाहें तो मैं डेफिनेशन लिख दूं, क्या हो गई, लिख दूं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, बोलो ये है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? अब कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन कुछ नोट कर ले तब फिर लगाते हैं, है ना। अंत तक बने रहे आप लोग, तब तो सही मजा आ जाएगा, सब एक ही बार में खत्म चैप्टर ही। एक विद्युत बल्ब है 20 मिनट के लिए इतने एम्पीयर की वैद्युत धारा लेता है, तो परपस में प्रवाहित वैद्युत धारा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो जो टाइम है वो 20 मिनट है, और 20 मिनट का मतलब इसे सेकंड बनाओगे तो 60 से मल्टीप्लाई कराओगे, बोलो। अब दूसरा जो एम्पियर यानी कि आई जो दे रखा है वो कितना है, 0.25 एम्पियर, बहुत आसान है। तो Q बराबर क्या करोगे, IT, Q बराबर क्या करोगे, IT, और हमें क्या निकालना है, पर्वत में प्रवाहित वैद्युत की मात्रा ज्ञात कीजिए, है ना। तो अब Q बराबर जब निकालोगे तो I कितना हो जाएगा आपका, I कितना है आपका 0.25, और T कितना है 20 गुणे यानी कि 1200, तो Q बराबर हो जाएगा 1200 जी गुणे 90, यानी कितना हो जाएगा
2 जीरो ये हो जाए 25 दूनी 50, 25 एकम 25 अपॉन 30, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। क्यू बराबर कितना कूलम हो जाएगा? 300 कूलम। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? इसे नोट कर ले फिर आगे बढ़े। आसान है। देखो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कितने? आवेश कितना है? क्यों? नहीं कर लूँगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर कितने सेकंड? टाइम टी है, टाइम टी 0.1 सेकंड। और इसको क्यों ना कह के ई कहो, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कि Q बराबर एन बराबर आई टी होता है। तो एन बराबर कितना हो जाएगा बेटा? आई टी। और आपको धारा निकालनी है आई, तो आई बराबर कितना हो जाएगा? एन अपन टी। तो एन कितने हैं? ये टी कितना है? 0.1। ये कितना है? टी सॉरी हाँ ई 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और ये कितना है? टी 0.1। पॉइंट से पॉइंट कट गया, खेल खत्म। ये देखो 16 गुणे 10 की घात 21 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा? 2। तो आई बराबर ये एम्पियर में हो गई। और ज्यादा करो तो ऐसे लिख दो 1600। बोलो चालक, यदि किसी चालक की भौतिक स्थिति, यदि किसी चालक की भौतिक स्थिति, भौतिक स्थिति में क्या है? जैसे ताप है, दाब है, आंतरिक तनाव है, ये सब ताप दाब आदि में परिवर्तन या परिवर्तित ना किया जाए, और वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो परपथ के सिरों के बीच का विभवांतर अनुक्रमानुपाती होता है। ये ओम्स लॉ है का। ये क्या है? ओम्स लॉ। ये क्या है? ओम्स लॉ। अब एक बात समझो, बी अनुक्रमानुपाती आई, अर्थात बी बराबर आई आर, ठीक है। इसमें एक डालो, कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, इसे नोट कर लो अभी। से जुड़ा है, हीटर में कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो बी दे रखा है 220 वोल्ट। पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन नंबर 1। और जो आर है वो बेटा कितना है? 50। क्लियर है? किसी को दिक्कत? बी बराबर आपने पढ़ा आई आर, और आई पूछा है तो बी अपान आर। बी कितना है? 220, ये 50 कट गया। 5 का 20 और 5 का 20, कितने एम्पियर होंगे? 4.4 एम्पियर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? अगले वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आर कितना है? आर है 0.05 ओम। क्लियर है? और इसमें धारा कितनी है? आई है 2 एम्पियर। कितनी है? 2 एम्पियर। इसके सिरों के बीच विभवांतर बी कितना है? बी बराबर हो जाएगा आई आर। क्या हो जाएगा? आई आर।
तो बी बराबर आई आर हो जाएगा, आई कितना 2 और आर कितना 0.05, 2 पंजे 10, यानी कि बी बराबर 1 वोल्ट। कितना? 1 वोल्ट। ठीक है, बात समझ में आई। इस तरीके से अंत तक देखना आप लोग, इसे एक बार और देख लेना।